नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। अभी अपने इतने वीडियो आए उसमें मैंने आपको दो टॉपिक क्लियर करवाए, मेरे हिसाब से आपको हेल्प मिली होगी। एक अपना टॉपिक हो गया था अनुवाद प्रकरण, दूसरा हो गया था बड़ा टॉपिक कारक। ये दोनों ही टॉपिक 4-4 नंबर के हैं। अब इतने दिनों से मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर संधि करवाओ, तो आज अपने इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संधि। ये आपके 3 नंबर का टॉपिक है। इसमें जो अपना संशोधित पाठ्यक्रम है, इस संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार एक संधि रही है। वैसे संधियां 3 हैं, 3 संधियों के अलग अलग पार्ट हैं, परंतु इस बार अपने एक संधि रही है, विसर्ग संधि। ये इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है। तो अपने स्टार्ट करते हैं संधि। 2 टॉपिक समझाए मैंने आपको, कारक, अनुवाद प्रकरण, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब मैंने आपको अनुवाद प्रकरण के जो साधारण क्वेश्चन थे वो पहले समझा चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कारक पर आधारित जो उसके प्रश्न होते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। परंतु इतने दिनों से लगातार जो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर संधि करवाओ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है और उसमें थोड़ा सा क्या है कि गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब उस गलती को कैसे निकालना है और एकदम इसको आपके लिए आसान बना दूंगा, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। संधि को एकदम ट्रिकी वे में आपको समझाता हूं, थोड़ा सा वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। संधि, संधि की पहली बात है, संधि कहते किसे हैं? संधि की परिभाषा ये कहती है कि 2 वर्णों के परस्पर मिलान से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के परस्पर मिलान से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण जुड़कर एक नया शब्द बनाएंगे, उस नए शब्द, 2 शब्दों के जुड़ने से जो नया शब्द बना वो संधि शब्द कहलाता है। दूसरा पॉइंट यह है संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार हैं। पहला है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरी है अपने विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पहली है स्वर संधि, इसके 7 पार्ट हैं। व्यंजन संधि, इसके लगभग आपके 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग 9 पार्ट हैं। और एक लास्ट है अपनी विसर्ग संधि, इसके 4 पार्ट हैं। तो इस बार जो अपना सिलेबस है उसमें मात्र विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि के 4 पॉइंट हैं। पहला है उत्व संधि, दूसरा रुत्व संधि, तीसरा शत्व संधि, और चौथा और अंतिम प्रकार है लोप विसर्ग संधि। 4 प्रकार है। पहला उत्व संधि, दूसरा रुत्व संधि, तीसरा शत्व संधि और चौथा और अंतिम प्रकार है लोप विसर्ग संधि, जिसमें आपको मेनली 3 ये प्रकार आपको अच्छे से समझने, इन्हीं पर ये 3 नंबर के क्वेश्चन आने। साधारण सा चौथा प्रकार है लोप विसर्ग संधि, जिसके क्वेश्चन इतने पेपरों में पूछे नहीं जाते। 3 संधि, इसमें एक प्लस पॉइंट है कि जो भी परिवर्तन होगा वो विसर्ग के स्थान पर होगा, और उत्व संधि है तो विसर्ग के स्थान पर उ आएगा, रुत्व संधि है तो विसर्ग के स्थान पर र आएगा, और शत्व संधि है तो विसर्ग के स्थान पर श आएगा। ये इसका आधार है। अब प्लस पॉइंट ये हो गया कि जो संधि का नाम है परिवर्तन, वही संधि के विसर्ग के स्थान पर होगा। अब दिक्कत ये आती है कि बच्चों के सामने कि सर इनकी डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, वो बहुत बड़ी है और समझ में नहीं आती। अपने को बुक और पासबुक दोनों की परिभाषाओं को पढ़ना ही नहीं है।
उन्हीं बड़ी परिभाषाओं को एकदम साधारण रूप में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जिससे एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, इस संधि में बस, और मैं तो कह रहा हूं स्वर और व्यंजन दोनों से आसान संधि विसर्ग संधि पड़ती है, फिर भी बच्चों को सिर्फ मुश्किल इस कारण लगती है क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो बड़ी डेफिनेशन है। इसको मैं आपको एकदम ट्रिकी वे में समझा रहा हूं, उस परिभाषाओं को आपको पढ़ना ही नहीं है, एकदम शॉर्ट मेथड से इसको समझा रहा हूं, वो आप तैयार कर लेना, एग्जाम्पल में कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो अपन पहला प्रकार स्टार्ट कर रहे हैं विसर्ग संधि का, उत्व संधि। उत्व संधि स्टार्ट करें। उत्व संधि के दो प्रकार हैं, दो पॉइंट हैं। 3 नंबर का टॉपिक है आपके, पहला पॉइंट आ गया उत्व संधि। उत्व संधि के 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट में पहला पॉइंट ये कहता है, इसकी परिभाषा को एकदम, पहली चीज कि जो भी परिवर्तन होगा इसमें विसर्ग के स्थान पर होगा। परंतु उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा संधि का बेस पॉइंट समझाता हूं, जिसके आधार पर आपको संधि को समझने में हेल्प मिलेगी। देखिए, संधि समझने के लिए 2 चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए, स्वर और व्यंजन। इन्हीं 2 चीजों पर यह संधि निर्भर करती, क्योंकि जब तक आपको यह क्लियर नहीं होगा स्वर और व्यंजन, तब तक आप संधि नहीं सॉल्व कर पाओगे। वैसे आप 10th के स्टूडेंट हो तो इजीली आपको पता होगा, आपको 9th तक आपने पढ़े हैं स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। स्वर अ से लेके री तक ये सारे स्वर होते हैं, अ से लेके री तक, और क से लेके ज्ञ तक ये सारे व्यंजन होते हैं। अ से री तक हो गए स्वर, क से लेके ज्ञ तक हो गए व्यंजन। अब देखिए, मैंने अ और री को हलंत नहीं करा, जबकि क और ज्ञ को मैंने हलंत करा है। क्यों? क्योंकि देखिए, स्वर अपने आप में पूर्ण होता है और व्यंजन अपूर्ण होता है। स्वर पूरा होता है और व्यंजन अधूरा होता है। किसी भी व्यंजन को पूरा करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जब व्यंजन के अंदर स्वर जुड़ता है तभी वो व्यंजन पूरा होता है। व्यंजन कहां से? क से ज्ञ तक ये सारे व्यंजन होते हैं। अब जैसे देखिए, क व्यंजन है, ठीक है, ध्यान से समझिए क्योंकि इसी पर यह संधि निर्भर है। क व्यंजन है। अब मान लीजिए इसके आगे आ गया आ स्वर, तो क प्लस आ, क व्यंजन है, और ईश्वर आ गया तो क प्लस ई, की, ठीक है। व्यंजन में जैसे ही स्वर जुड़ा व्यंजन पूर्ण हो गया। जैसे देखिए, म स्वर है, सॉरी व्यंजन है, इसके अंदर ओ स्वर आ गया, इसके आगे म व्यंजन है, ओ स्वर आ गया तो म प्लस ओ मो, ठीक है। और अब जैसे देखिए गो, गो अपने आप में पूर्ण व्यंजन हो गया क्योंकि इसके साथ स्वर जुड़ा है। अब जैसे ही इसके अंदर से अपन ने ओ स्वर निकाल दिया तो ये अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। वास्तविक रूप यानी कि ये आधा हो जाएगा। जैसे ही व्यंजन के अंदर से, ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही संधि का आधार पॉइंट है, इसी से संधि को आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। गो व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन आ गया। जैसे ही इस गो में से ओ स्वर को निकाला, ये व्यंजन आधा हो गया, अपने वास्तविक रूप में आ गया। एक चीज ध्यान रखिए, 2 स्वर आपस में नहीं जुड़ते, 2 स्वर आपस में नहीं जुड़ते, 2 व्यंजन भी आपस में नहीं जुड़ते। ना तो 2 स्वर जुड़ते हैं, ना ही 2 व्यंजन जुड़ते। एक ही कंडीशन होती है, यदि आगे व्यंजन हो पीछे स्वर आ जाए, आगे व्यंजन हो पीछे स्वर आ जाए तो व्यंजन प्लस स्वर आपस में जुड़ जाते हैं और वो व्यंजन पूरा हो जाता है। जैसे अभी यहां पर अपन ने देखा
क व्यंजन था, आ स्वर आ गया, क प्लस आ मिलकर का बन गया। और जैसे ही जैसे ये की है, अभी ये व्यंजन पूर्ण है क्योंकि इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। जैसे ही मैं इस ई स्वर को निकाल दूंगा तो ये व्यंजन अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, यानी कि ये आधा हो जाएगा। आपको पता होगा किसी भी शब्द के नीचे हलंत लगाओ, उस हलंत का मीन्स होता है वो शब्द आधा होता है। तो ये आपको समझ आ गया। स्वर होते हैं अपने अ से लेकर री तक, स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, पूरे होते हैं। व्यंजन होते हैं क से ज्ञ तक, और व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं। व्यंजन किसी स्वर के साथ जोड़ने पर ही पूर्ण होते हैं। तो ये अपना आधार पॉइंट हो गया। अब अपने संधि स्टार्ट करते हैं। ये चीजें आप ध्यान से समझिएगा, फिर समझा देता हूं। दो स्वर आपस में कभी भी नहीं जुड़ते, दो व्यंजन आपस में कभी भी नहीं जुड़ते। एक ही कंडीशन होती है, यदि आगे व्यंजन हो और पीछे स्वर हो तो व्यंजन प्लस स्वर जुड़कर वो व्यंजन पूर्ण हो जाता है। क्योंकि ये चीजें अभी अपने संधि के अंदर बार बार यही चीजों का आपने प्रयोग होगा, ये चीजें आपको काम आएगी। पहला देखिए, आपकी मुश्किल परिभाषाओं को एकदम आसान बना रहा हूं। व्यंजन उत्व संधि, उत्व संधि पहला पॉइंट ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, पहली कंडीशन है कि विसर्ग से पहले अ हो, और विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाए। विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाए, या, य, र, ल, व, ह, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। इस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, और ये उ अपने पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर ओ बन जाता है। परिभाषा ध्यान से समझिए, क्योंकि देखो आपकी लगभग अगर आप बुक या पासबुक में पढ़ो, ये परिभाषा आती है आपके 4 लाइन की। इसी को अपन ने सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से समझना है। परिभाषा समझिए, पहली कंडीशन ये है कि मैंने आपको ये चीज समझा दी कि जो भी परिवर्तन होगा वो सारा विसर्ग के स्थान पर होगा, क्योंकि अपन विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। तो विसर्ग से पहले यदि अस्वर आ जाए, अभी तो अपन उत्व संधि पढ़ रहे हैं तो अपने को पता है उत्व संधि का एग्जांपल है ये। जब अपन चारों संधियों के मिक्स में एग्जांपल सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर, तो देखिए परिभाषा को वापस समझा रहा हूं, क्योंकि परिभाषा ही आपको एग्जांपल सॉल्व करवाएगी। अब जैसे उत्व संधि कर रहे हैं, अपने को पता उत्व संधि का ही एग्जांपल है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु जब ये मिक्स में एग्जांपल आएंगे एग्जाम के अंदर, तो आपको परिभाषा सेट करके पहले ये देखना है कि कौन सी संधि लगेगी तीनों में से। परिभाषा ये कहती है कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाए, जैसे तीसरा अक्षर मींस क वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया ग, च वर्ग का अक्षर तीसरा हो गया ज, ट वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया ड, तो तीसरा अक्षर आ जाए, या य, र, ल, व और ह, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण आ जाए, तो पहला परिवर्तन ये होगा कि विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा। और ये उ है अपने पूर्ववर्ती। पहला परिवर्तन क्या हुआ? विसर्ग के स्थान पर उ हुआ। दूसरा परिवर्तन ये होगा कि ये उ है इस अ के साथ मिलकर ओ बन जाएगा। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से इसको समझा रहा हूं। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया, मनः प्लस हरः। अब जो भी एग्जाम्पल आया पेपर के अंदर, आपको परिभाषा सेट करनी है कि कौन सी संधि की परिभाषा लगेगी। देखिए विसर्ग, विसर्ग से पहले न, न क्या होता है? व्यंजन। अब न में स्वर क्या है? अपन न का उच्चारण करते हैं न, तो किसकी ध्वनि निकल रही है? अ की। और ऐसे नहीं पता चले तो जिस स्वर में, जिस व्यंजन के अंदर कोई मात्रा नहीं है तो वो अ ही होगा। न का उच्चारण किया, न अस्वर आ गया, पहली कंडीशन पूरी होगी कि विसर्ग से पहले यहां पर अस्वर आ गया, अपनी पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरा, अब विसर्ग के बाद आ जाओ, विसर्ग के बाद में ह। अब देखो ह यहां पे आ रहा है परिभाषा में, तो दोनों कंडीशन पूरी होगी कि विसर्ग से पहले अस्वर आ गया, विसर्ग के बाद में ह आ गया, ये अपनी परिभाषा के अंदर है, तो उत्व संधि की परिभाषा इसमें लगा सकते हैं।
तो उत्व संधि की परिभाषा लगी। अब अपना चेंज क्या होगा, देखो पहला मैं आपको फिर समझा रहा हूं, विसर्ग से पहले न में स्वर आ गया अ और इधर आ गया ह। तो देखो ये दोनों चीजें अपने को चाहिए, अ और ह, ये अपने को मिल गई तो उत्व संधि लगेगी इसमें। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो विसर्ग मैंने परिभाषा लिखाई कि अगर ये हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। अब न तो देखो ये शब्द चेंज हुआ, मन और हरह ये दोनों शब्द सेम रहेंगे, सिर्फ परिवर्तन जो होगा वो परिवर्तन होगा इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, उ आ जाएगा। समझ आ गया पहला पॉइंट कि परिवर्तन क्या हुआ, विसर्ग के स्थान पर उ आ जाएगा, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है कि विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर उ हो गया। अब ये उ है वो अपने पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर क्या बनेगा, ओ। तो अब अपने को इस न में से अ को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये न किस में जुड़ेगा, इस उ के साथ मिलकर ओ बनेगा। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जैसे ही व्यंजन में से स्वर निकालते हैं व्यंजन आधा हो जाता है। तो न में से अ को निकालते ही न हलंत हो गया, हलंत मतलब आधा हो गया। अब न में स्थित अ और उ मिलकर अ प्लस उ मिलकर क्या बन गया, ओ। तो ये बन गया ओ। तो मन न हलंत हो गया, क्योंकि न में स्थित अ इस उ के साथ मिलकर ओ बन गया। तो जैसे ही व्यंजन में से स्वर निकाला व्यंजन आधा, न में अ और उ मिलकर ओ बना, पीछे वाला शब्द एकदम सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अपन इसको जोड़ते हैं, तो देखो मैंने अभी आपको समझाया, न व्यंजन है, ओ स्वर है, तो व्यंजन प्लस स्वर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो न में ओ जुड़ा तो क्या बन गया, नो मनो, और इधर से आ जाएगा हरह, तो वर्ड बन गया मनोहरह। समझ में आया। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे देखिए एग्जांपल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत बार पेपरों में आ चुके हैं। जो भी मैं अभी आपको एग्जांपल समझा रहा हूं ये सारे पेपरों में आए हुए एग्जांपल है। यशः प्लस द, परिभाषा से ऐड करते हैं, देखिए विसर्ग, विसर्ग से पहले श क्या हुआ, व्यंजन। अब श का उच्चारण करा श, तो ध्वनि किसकी आ रही है, अ की। तो पहली कंडीशन पूरी होगी कि विसर्ग से पहले अ स्वर आ गया। अब इधर आ जाइए, विसर्ग के बाद में है द। द अपने वर्ग का देखिए कौन सा अक्षर होता है, त, थ और द, तो ये आ गया तीसरा अक्षर। तीसरा अक्षर अपनी संधि में है, तो उत्व संधि की परिभाषा इसमें सेट हो गई। तो उत्व संधि अपन लगा सकते हैं इसमें। पहली कंडीशन क्या कंप्लीट हुई कि विसर्ग से पहले आ गया अ और विसर्ग के बाद में द, यानी कि तीसरा वर्ण आ गया, तो इसमें उत्व संधि लगाते हैं। अब अभी मैंने जैसे समझाया था वही देखिए, यश सेम रहा, विदा सेम रहा, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर। देखिए मैंने एक चीज नोट करी है, लगभग स्टूडेंटों का ये मेथड है, मनः प्लस हर, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं मनोहर। बाकी मेरे हिसाब से ये मेथड गलत है, क्योंकि इसमें आपने कहीं भी उसको समझाया नहीं है कि मनोहर शब्द कैसे बना। एग्जाम में आप जितना उसको विस्तार से समझाओगे उतने ही ज्यादा ये है कि अपने नंबर कटने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल नहीं रहते। तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है एग्जाम में, इसी मेथड से आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालना है, इसी तरह से आपको लिखना है। यस सेम रहा, दा सेम रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है कि विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, तो इस विसर्ग के स्थान पर आ गया उ। पहली स्टेप अपना क्लियर हो गया, विसर्ग के स्थान पर उ आ जाता। अब परिभाषा क्या कहती है कि ये उ अपने पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर ओ बनता है, उ है वो अ के साथ मिलकर ओ बनता है। तो इस श में स्थित अ को जैसे ही निकालेंगे तो व्यंजन में से स्वर निकालते व्यंजन क्या हो जाता है, आधा। श में से अ निकालते श आधा हो गया। हलंत, हलंत का मींस आपको पता है वो वर्ण आधा होता है। अब श में स्थित अ और ये उ मिलकर अ प्लस उ मिलकर ओ बन गया, और पीछे बचा दा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो अब देखो श व्यंजन है, ओ स्वर है, तो व्यंजन प्लस स्वर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। अभी मैंने आपको बताया, तो श प्लस ओ बन गया शो और दा, यशोदा। ये आपके एग्जाम्पल क्लियर हो गया। क्लियर। पहला पॉइंट आपको सिर्फ देखो डेफिनेशन, 4 लाइन की डेफिनेशन को अपन ने मुश्किल से 5-7 वर्ड में अपने को इसको लिया है। एक बार फिर समझा देता हूं, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। परिभाषा ये है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो
पहली कंडीशन ये है उत्व संधि की, विसर्ग से पहले अ स्वर होना चाहिए। अ स्वर नहीं है तो वहां पर उत्व संधि लगेगी ही नहीं। और अ स्वर के बाद यदि वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाए या य र ल व ह आ जाए, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण आ जाए तो वहां पर हमेशा उत्व संधि लगेगी। ये आपके इसका पहला पॉइंट हो गया। अब इसी से संबंधित मैं आपको इसका दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं। परिभाषाओं को थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार कीजिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बुक और पासबुक की परिभाषाएं, बड़ी बड़ी परिभाषाएं, उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है उत्व संधि का कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी आ जाए, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी आ जाए, तो वहां पर भी उत्व संधि लगेगी। वहां पर भी उत्व संधि लगेगी। सेम मेथड ये वापस आ जाएगा। अगर दोनों साइड अ है तो उत्व संधि लगेगी। फिर क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर उ आ जाएगा और ये उ अपने पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर ओ बन जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा आपको एक चेंज करना है कि ये जो सेकंड अ है उसका अवग्रह बन जाएगा। अवग्रह, ये आप पता होगा, ये सिंबल आपको, इसका उच्चारण अ ही होता है, अवग्रह बन जाता है। फिर समझा रहा हूं परिभाषा कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो विसर्ग के स्थान पर उ हुआ, उ है अ के साथ मिलकर ओ बना। वो ये मेथड सेम यहां तक ये काम आएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, इस द्वितीय अ का अवग्रह बना देंगे। जैसे देखिए एग्जांपल है कह प्लस अपि, ये भी बहुत बार पेपरों में आया हुआ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कह प्लस अपि, परिभाषा वैसे ही मैंने आपको जैसे बताई सेट करनी है। आपने देखा पेपर, मान लीजिए एग्जांपल आ जाए, आपने देखा विसर्ग से पहले क व्यंजन है। अब इसके अंदर स्वर क्या है, क में स्वर क्या आ गया, अ, और इधर देखिए विसर्ग के इस साइड में इधर भी क्या आ गया, अ। तो जब दोनों साइड अ आ जाए तो अपन कौन सी संधि लगाते हैं, उत्व संधि। तो उत्व संधि में अपन क्या करेंगे, देखो क सेम रहा, अपि सेम रहा। देखिए इसमें तीन स्टेप जो अभी अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था सेम वैसे ही चलेंगे, बस लास्ट में एक छोटा सा इसमें चेंज होगा। क सेम रहा, अपि सेम रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। अब चेंज किसकी जगह हुआ, परिभाषा क्या कहती है कि विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता, तो विसर्ग के स्थान पर अपन ने उ कर दिया। अब ये उ अपने पूर्ववर्ती अ के साथ जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो क में से अपन अ को निकालेंगे क्योंकि अ कहां जुड़ेगा, इस अ के साथ में, सॉरी उ के साथ में। तो व्यंजन में से जैसे ही स्वर निकाला, व्यंजन आधा हो गया, क आधा हो गया। इस क में स्थित अ और उ की जगह ओ आ गया और पीछे बचा अपि। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सेम वही मेथड चल रहा है इसमें। अब क्या करना है, अब देखो क व्यंजन है, ओ स्वर है, मैंने आपको बता रखा है व्यंजन प्लस स्वर आपस में जुड़ जाते हैं। तो क प्लस ओ जुड़ा, को बन गया। अब मैंने आपको क्या बताया, इस द्वितीय अ का क्या बन जाएगा, अवग्रह। तो क में अ, ये अ का अवग्रह बन गया और वर्ड बन गया को अपि। और एक चीज ध्यान रखना, इस अवग्रह के ऊपर कभी भी लाइन नहीं लगती है। तो देखो दो पॉइंट, उत्व संधि मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। दो पॉइंटों पर आधारित है उत्व संधि। पहला पॉइंट ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अस्वर हो और विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए या य र ल व ह आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है और ये उ अपने पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर ओ बन जाता है। ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको पॉइंट समझाया, यदि विसर्ग से पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद भी आ जाए
तो दोनों साइड यदि अ हो तो वहां भी उत्व संधि लगेगी, वही विसर्ग के स्थान पर उ आ जाएगा और ये उ अपने पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर ओ बन जाएगा और लास्ट में अपने को क्या करना है, इस द्वितीय अ का अवग्रह बनाना। ये आपके उत्व संधि कंप्लीट होगी होगी। मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब कोई परिभाषाओं का इन दोनों का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो, जिससे आपको परिभाषाएं रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि विसर्ग संधि में मैंने आप एक चीज देखी है कि बच्चों के सामने जो दिक्कत आती है वो तीनों पॉइंट में ये कि परिभाषाएं समझ में नहीं आती या परिभाषाएं बड़ी है तो परिभाषाओं को कैच करने में, परिभाषाओं को समझने में दिक्कत आती है। अब दूसरा इसका पॉइंट है षत्व संधि का, दूसरा पॉइंट है षत्व संधि। क्लियर मैंने आपको किया हुआ है कि जो संधि का नाम होगा वही विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा। इसके भी दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये कहता है, षत्व संधि का पहला पॉइंट ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। अब तीनों श तो अपन एक साथ लगा नहीं सकते, ये तो है नहीं कि कह देंगे भाई चुपचाप बैठे रहो तीनों प्रेम से, ऐसा तो है नहीं। अब कौन सा श लगेगा, अपने 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको एकदम इजी वे में, आपने देखा होगा कि मेरा जो मेथड है ऐसा है साधारण सा, ताकि आपको एकदम इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि ऐसे संस्कृत साहित्य बहुत बड़ा है, क्लास लेवल क्लास आगे आगे बढ़ता रहता है। तो अपने 10th लेवल के आधार पर बात करें तो 3 श है, तीनों श का प्रयोग कहां होगा, इसी पर आधारित आपके एग्जाम्पल पेपर माने। यदि देखिए त या थ आ जाए, अब देखो त अपने वर्ग का पहला वर्ण हो गया, थ दूसरा वर्ण हो गया, त या थ आ जाए तब ये श लगेगा। यदि च या छ आ जाए, यदि च या छ आ जाए तो ये वाला श लगेगा और यदि ट या ठ आ जाए तो षटकोण वाला श लगेगा। अब देखो त अपने वर्ग का पहला वर्ण है, थ दूसरा है, च अपने वर्ग का पहला वर्ण है, छ दूसरा है, ट अपने वर्ग का पहला वर्ण है और ठ दूसरा वर्ण है। तो इस तरह से पहला और दूसरा वर्ण आ जाए तो वहां पर षत्व संधि का प्रयोग करना। अब देखें जैसे एग्जाम्पल आ गया विष्णु प्लस टीकते, विष्णु प्लस टीकते, वैसे ही मेथड परिभाषा सेट करनी है आपने। विसर्ग, विसर्ग के बाद में देखिए ट, क्योंकि देखिए अभी उत्व संधि में तो पहली कंडीशन क्या थी कि विसर्ग से पहले अस्वर आना चाहिए। यहां पर विसर्ग से पहले कोई स्वर आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु विसर्ग के बाद में देखो ट आ गया। ट अपने वर्ग का कौन सा वर्ण होता है, पहला। तो आपने अगर परिभाषा तैयार कर रखी है तो जैसे ही आपने देखा कि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला वर्ण आया तो पहले वर्ण में कौन सी संधि लगाएंगे अपन, षत्व संधि। तो आपको ये संधि उससे भी इजी है, कोई कुछ भी चेंज करना ही नहीं, आपको सिर्फ विसर्ग की जगह ये चेंज करना है। तो देखो विष्णु सेम रहा, टीकते सेम रहा, कोई चेंज नहीं करना, दोनों में ही कोई चेंज नहीं होगा। परिवर्तन किसकी जगह आएगा विसर्ग संधि में, सिर्फ विसर्ग के स्थान पर। तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ट या ठ होने पर षटकोण वाला श आता है तो यहां पर षटकोण वाला श लगा दिया बस। अभी उत्व संधि में तो फिर भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। अब इसको जोड़ दीजिए तो विष्णु सेम रहा। अब देखो श भी व्यंजन है और ट भी व्यंजन है, तो मैंने आपको बता रखा है कि दो व्यंजन आपस में कभी भी नहीं जुड़ते। तो ये वर्ण हलंत है, हलंत का मीन्स क्या होता है, आधा, तो ये आधा हो गया विष्णुस। अब इधर क्या आ जाएगा, टीकते, तो ये वर्ण आपका बन गया विष्णुस टीकते। क्लियर। देखो विष्णु सेम रहा, टीकते सेम रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चेंज किसकी जगह, विसर्ग की जगह, विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, श। और यदि मान लीजिए यहाँ पर ट की जगह च होता तो अपन ये वाला श लगा देते और त या थ होने पर ये वाला श लगा देते, तो विष्णुस टीकते ये शब्द बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये है कि यदि विसर्ग के बाद इन तीनों में से
कोई सा भी स आ जाए तो भी सत्व संधि लगेगी। सत्व संधि की दो कंडीशन है कि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो तो सत्व संधि लगती है, या विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई श हो तो सत्व संधि लगती है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद जो श होगा वही स इस विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल है हरिहि प्लस शेते, दो कंडीशन में होगी। यहां पर सत्व संधि क्यों लगाई? क्योंकि यहां पर विसर्ग के बाद वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए सत्व संधि लगाई है। अब यहां पर विसर्ग संधि का सत्व संधि पार्ट क्यों लगेगा? क्योंकि विसर्ग के बाद में श है, तो श होने पर भी सत्व संधि लगती है। अब मैंने आपको बताया कि जो श विसर्ग के बाद होगा वही श कहां पर आ जाएगा? इस विसर्ग के स्थान पर। तो विसर्ग के बाद में है ये श, तो ये श कहां आ गया? हरि सेम रहा, इस विसर्ग की जगह आ गया श प्लस शेते। कोई चेंज नहीं होगा, दोनों शब्दों में वही सेम रहेंगे, सिर्फ परिवर्तन हुआ विसर्ग की जगह विसर्ग के स्थान पर आ गया ये वाला श। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए हरि, अब ये श भी व्यंजन है और श भी व्यंजन है, तो दो व्यंजन आपस में नहीं जुड़ते, तो ये श हलंत है। हलंत का मीन्स क्या होता है? वो वर्ण आधा होता है, तो इसको अपन ने आधा कर दिया और वर्ड बन गया हरिष्यते। मेरे हिसाब से इस संधि में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आ गया विष्णु प्लस षष्ठ। अब देखिए इसमें क्या है कि विसर्ग के बाद में श, तो श होने पर सत्व संधि लगाते हैं, अपने को पता ही है। अब यही स वापस विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा, तो इस बार विसर्ग के बाद में है षटकोण वाला श, ये षटकोण वाला ष इस विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा। तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विष्णु शब्द सेम रहा, विसर्ग के स्थान पर आ गया श प्लस षष्ठ। सिर्फ चेंज विसर्ग की जगह करना है और विसर्ग के स्थान पर आ गया श। अब इसको अपन जोड़ देते हैं तो देखिए विष्णु, अब ये श और श दोनों व्यंजन है, दो व्यंजन आपस में नहीं जुड़ते, तो ये श क्या हो गया? आधा, और वर्ण बन गया विष्णु षष्ठ। तो ये आपके दूसरी संधि कंप्लीट होगी। दो परिभाषाएं हैं इसकी, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कहता है सत्व संधि विसर्ग के बाद यदि वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो तो सत्व संधि लगेगी। दूसरा पॉइंट ये कहता है यदि विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई भी श आ जाए तो भी सत्व संधि लगेगी। यदि वर्ग के बाद पहला या दूसरा वर्ण आ जाए तो मैंने आपको परिवर्तन बता दिए कि तीनों में से कौन सा स लगेगा, और यदि विसर्ग के बाद श आ जाए तो जो श विसर्ग के बाद है वही स वापस विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा। नेक्स्ट अपनी तीसरी संधि है रुत्व संधि। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, दो संधियां आपने पढ़ी, दो पॉइंट थे, तीसरी रुत्व संधि का कोई पॉइंट नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आपको परिभाषा तैयार हो आपकी तो विसर्ग संधि एकदम आसान है। तीसरी है अपनी रुत्व संधि। रुत्व संधि की परिभाषा समझिए, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए, जो कि इंपॉर्टेंट है, मेनली इसमें क्वेश्चन स्वर पर आधारित ही पूछे जाते हैं। यदि विसर्ग के बाद स्वर आ जाए या वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए, विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व और ह, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। परिभाषा वापस समझ लीजिए, विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आ जाए या वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या र, ल, व, ह में से कोई आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। अब दिक्कत क्या आती है कि आप ये सोचोगे कि उत्व संधि में भी तीसरा वर्ण आता है और रुत्व संधि में भी य, र, ल, व, ह और तीसरा वर्ण आता है, तो संधि परिभाषा एक जैसी होगी। परंतु इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, यदि उत्व संधि का एग्जाम्पल होगा और रुत्व के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं बनेगा, और रुत्व संधि का एग्जाम्पल होगा तो उत्व के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं बनेगा। जैसे ही कोई डाउट हो तो आप दोनों के अकॉर्डिंग बना के देख लो, आप जैसे ही शब्द बनेगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गलत है और कौन सा सही। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो परिभाषा विसर्ग के स्थान पर स्वर विसर्ग के बाद, जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया
कविः प्लस अगच्छत, कविः प्लस अगच्छत। वही मेथड अपनाना अपने को कि परिभाषा सेट करो, तीनों में से कौन सी संधि की परिभाषा लगेगी। आपने देखा विसर्ग के बाद में आ गया, पहली चीज विसर्ग के बाद में आ गया। अ क्या होता है? स्वर। अब देखो किस संधि में स्वर लगता है, तो विसर्ग के बाद स्वर चाहिए अपने को रुत्व संधि में, तो परिभाषा सेट होगी रुत्व संधि की, तो इसमें अपन रुत्व संधि लगाएंगे। एकदम आसान है, दोनों शब्दों में कोई चेंज नहीं करना आपको। कवि सेम रहा और अगच्छत भी सेम रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। दोनों में चेंज किसकी जगह हुआ? विसर्ग की जगह। विसर्ग संधि में सारे परिवर्तन विसर्ग के स्थान पर ही होते हैं। अब रुत्व संधि कर रहे हैं तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया? र। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब इनको जोड़ दो आप। तो देखिए कवि, अब र व्यंजन है और अ स्वर है, तो र प्लस अ जुड़ गया, क्योंकि व्यंजन प्लस स्वर आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो र में अ जुड़ते ही र क्या हो गया? पूरा कबीर, और इधर से आ जाए गच्छत, तो कबीर गच्छत। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। परिभाषा बस आपको अच्छे से देखो, आपकी 3-3, 4-4 लाइनों की परिभाषाओं को एकदम आसान मेथड में समझा दिया, एकदम ट्रिकी। कोई भी ग्रामर का एग्जांपल हो, जितना उसको आप ट्रिकी समझोगे वो उतना ही ज्यादा आपको इजीली समझ में आता है। कबीर गच्छत बन गया। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल आ गया ज्योति ही प्लस गम्य, ठीक है। अब परिभाषा क्या कहती है कि परिभाषा सेट करते, देखो विसर्ग के बाद में ग, ग अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया, क ख और ग। अब आप ये सोचो कि तीसरा वर्ण तो उत्व संधि में भी आता है। अब अपने इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो विसर्ग से पहले क्या आ गया? ई, जबकि उत्व संधि के लिए क्या चाहिए? अ, तो ये परिभाषा यहीं खत्म होगी। उत्व संधि की तो लगी नहीं इसमें, तो फिर अपन कौन सी संधि लगाएंगे इसमें? रुत्व संधि। रुत्व संधि की परिभाषा विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आ गया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? र। देखिए ज्योति सेम रहा और गम्य भी सेम रहा, कोई चेंज अपन ने इसमें नहीं किया है। चेंज किसकी जगह हुआ? विसर्ग की जगह, विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया? र। अब इनको जोड़ दो तो ये वर्ण ज्योति। अब देखो र भी व्यंजन है और ग भी व्यंजन है, तो दो व्यंजन आपस में कभी भी नहीं जुड़ते। तो देखिए र एक ऐसा व्यंजन है, वैसे अपन क्या करते हैं कि दो व्यंजन आ जाते हैं तो आगे वाले व्यंजन को क्या कर देते हैं अपन? हलंत है तो आधा हो जाता है, परंतु र एक ऐसा व्यंजन है, अगर उसके जस्ट बाद में क्या हो जाता है? व्यंजन आ जाता है, तो र आधा नहीं होता, बल्कि वो र कहां चला जाता है? र आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता, आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। तो इसका आगे वाला व्यंजन क्या है? ग, तो र कहां आ जाएगा? इस ग के ऊपर, और वर्ड बन गया ज्योतिर्गम्य। तो ये आपके रुत्व संधि कंप्लीट हो गई। परिभाषा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि यदि विसर्ग के बाद स्वर हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ह हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। यदि र के बाद व्यंजन होगा तब तो र आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा, और यदि स्वर होगा तो वो स्वर र के अंदर जुड़ जाएगा। अंतिम और साधारण सा पॉइंट, जिसमें से अब ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, एकदम आसान मेथड में आपको समझा रहा हूं। लास्ट संधि थी अपनी लोप विसर्ग संधि, एकदम आसान परिभाषा से, क्योंकि इसमें अपने को ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल पेपर में पूछे नहीं जाते। आपको लोप विसर्ग की परिभाषा साधारण सी ये समझा रहा हूं। यदि विसर्ग से पहले आ स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप का मीन्स होता है वो विसर्ग हट जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया पुरुषः गच्छन्ति, पुरुषः गच्छन्ति। तो जैसे ही आपने देखा विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले श में आ स्वर आ गया, तो आ स्वर जहां पर आ जाए वहां आपको लोप विसर्ग संधि लगानी है, और लोप विसर्ग में क्या होगा? इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये वर्ड बन जाएगा पुरुषा गच्छन्ति। तो देखिए ये आपके संधि जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से। अब आपको संधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको परिभाषाओं को रटना नहीं है। जो मैंने आपको मेथड बताया उस मेथड से आप कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, और अब एक काम करें,
आपने ट्री की परिभाषा समझ ली। अब इसके आप एग्जाम्पल खुद जितने आप सॉल्व करेंगे, जितने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपकी संधि क्लियर होगी। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो इससे संबंधित और कुछ पूछना हो या कोई भी एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आए तो जरूर पूछिए।